हम वहाँ पर अपने आप को नहीं पा रहे हैं। कटाव के चलते जो है अभी भी लोग शरणागत बांध पे शरण लिए हुए हैं, कोई स्टेशन पे शरण लिए हुए हैं। आप खरीक की समस्या देख लीजिए, खरीक पे आप देखेंगे कि वहाँ पर जो कटाव से पीड़ित व्यक्ति हैं वो अभी शरणागत बांध पे हैं, चोरहर बांध पे कुछ हैं, तो कुछ खरीक स्टेशन के पास जो है वो सारे शरणार्थी हैं जिनको विगत मुझे लगता है कि एक लंबे समय से आज तक उनके पुनर्वास की ठोस व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते वो आज भी जो सामाजिक परिदृश्य में जो मुख्य धाराओं से जो मैक्सिमम जो उनको लाभ मिलना चाहिए उससे वो अभी भी अछूते हैं। जैसे शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, जनहित से जुड़े हुए सारी बातें जो है जो सरकार के द्वारा योजना संचालित है मिलेगा, लेकिन ये ऊपर से ही सरकार की इस पे कोई मंशा नहीं है। आप देखेंगे कि नदियों के जलस्तर में कैसे नियंत्रण किया जाए या उसकी नदियों की नीति पर अभी तक सरकार का कोई ठोस पहल नहीं है, जिसके चलते कभी जो है नदी इधर काटती है, कभी नदी उधर काटती है, और उससे क्या हो रहा है, खेती के लायक भी जमीन कट रही है और उससे किसान प्रभावित हो रहे हैं। और जब किसान प्रभावित हो रहे हैं तो हमारा जीडीपी प्रभावित हो रहा है, और ग्रॉस जैसे ही हमारा जीडीपी प्रभावित हो जाता है तो जनमानस पे महंगाई का मार वो झेलना हमारी दैनिक दिनचर्या में आ जाती है। तो इसलिए सबसे बड़ा बात है कि देखिएगा सरकार ठोस पहल ठोस नीति के साथ कोई पहले जन स्वराज पर आप आ गए, बिहपुर विधानसभा से आप जन स्वराज पे आ गए। देखिए एक्चुअली क्या है, प्रशांत जी की जो विचारधारा है, जो सोच है, उन्होंने थोपने का कार्य नहीं किया है, वो समाज पे छोड़ा है। और जो समाज कह रहा है, यानी जनमानस जो चीज़ को उठा रहे हैं, जनमानस जो चीज़ कह रहे हैं उस पर वो अपनी राय रख रहे हैं। रही पहले तो एक जन स्वराज एक मुहिम थी, लेकिन 2 अक्टूबर के बाद से वो विधिवत रूप से पार्टी की घोषणा हो गई है। पार्टी की और जन स्वराज का क्या मुद्दा होगा सर जी? मैंने देखिए ये सोचनीय विषय है। एक तरफ विकास है, अगर विकास सही रूप से, अगर बिहपुर का विकास सर्वांगीण विकास हो गया रहता तो निश्चित तौर पे बंटने और कटने पे राजनीति नहीं आती। और ये सीमांचल गिरिराज जी केंद्र में मंत्री हैं और बेगूसराय को रिप्रेजेंट करते हैं, तो निश्चित तौर पे पहले तो उनको पहले अपने क्षेत्र से शुरुआत करनी चाहिए थी, क्योंकि हिंदुत्व की अलग अलग पार्टियां जो है अलग अलग तरह से अपना काम करते हैं, अपना रणनीति तैयार करते हैं। कुछ दिन के बाद जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव होंगे। हर पार्टी अपने अपना क्षेत्र में काम कर रहा है। हम भागलपुर के बिहपुर विधानसभा में हूँ और यहाँ के मैं उन प्रतिनिधियों से बात करूँगा, उन जनता से बात करूँगा कि बिहपुर का विकास कितना हुआ है। काहे कि हमारे बिहपुर के विधानसभा के जो विधायक, स्थानीय विधायक कुमार शैलेंद्र जी हैं, जब हम क्षेत्र में घूमते हैं तो लोग कहते हैं कि काफ़ी विकास किया गया है, हर गली में सड़क बनाया गया है, मोहल्ले बनाया गया, तमाम सारी बात होती है। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति है, मैं उनका परिचय कराऊंगा और उनसे बातचीत करूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंदन है और मैं बिहपुर विधानसभा अंतर्गत क्षेत्र संख्या 1 से जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, बिहपुर के जो विकास कितना हुआ है और किस तरह से आप देखते हैं? काहे कि बिहपुर में बहुत बाढ़ का भी समस्या है, अभी भी लोग सड़क पर, बांध पर बहुत तरह से लोग रह रहे हैं। निश्चित तौर पे आपने जो तथ्य रखा है वो सोचनीय है, विचारणीय है। बिहपुर विधानसभा अंतर्गत यहाँ पर आप अगर पाएंगे तो यहाँ पर 2 नदियों से घिरा हुआ ये विधानसभा क्षेत्र है। एक तरफ आप अगर दक्षिण ओर देखेंगे तो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, और सेम उसके उल्टे सीधे में उत्तर पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा की ओर देखेंगे तो वहाँ पर आप कोसियों का 3 धारा उपधारा के सहित यहाँ पर बहती हुई दिखेगी आपको। और ये जो मैदानी क्षेत्र है ये समस्याओं का अंबार है, और जैसा कहा गया है कोसी बिहार के लिए अभिशाप है, और इस अभिशाप को मिथ्या कर दिखाने में सरकार अभी तक विफल रही है। क्योंकि अगर आप उसकी धारा को नियंत्रित नहीं करते हैं, उसकी धारा को यूटिलाइज नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे विनाश लाएगी, और विनाश के जद्दोजहद में आम आदमी पिसते जा रहे हैं। विगत कई एक वर्षों से ये क्रम चलता आ रहा है। आज़ादी के हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वें वर्षगांठ से आगे आ गए हैं, हम 78वें पे आ गए हैं, लेकिन क्या अभी तक हमारा बिहार जो है जिस चीज़ के लिए जाना जाता था, जिस चीज़ के लिए माना जाता था, हम वहाँ पर अपने आप को नहीं पा रहे हैं।
कटाव के चलते जो है अभी भी लोग शरणागत बांध पे शरण लिए हुए हैं, कोई स्टेशन पे शरण लिए हुए हैं। आप खरीक की समस्या देख लीजिए, खरीक पे आप देखेंगे कि वहाँ पर जो कटाव से पीड़ित व्यक्ति हैं वो अभी शरणागत बांध पे हैं, चोरहर बांध पे कुछ हैं, तो कुछ खरीक स्टेशन के पास जो है वो सारे शरणार्थी हैं जिनको विगत मुझे लगता है कि एक लंबे समय से आज तक उनके पुनर्वास की ठोस व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते वो आज भी जो सामाजिक परिदृश्य में जो मुख्य धाराओं से जो मैक्सिमम जो उनको लाभ मिलना चाहिए उससे वो अभी भी अछूते हैं। जैसे शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, जनहित से जुड़े हुए सारी बातें जो है जो सरकार के द्वारा योजना संचालित है धरातल पे, उससे वो महरूम है। ये बातें सोचनीय है। अब रही एक प्रखंड की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद अगर उसी में गंगा के मैदानी क्षेत्र में जाएंगे तो राघोपुर का कटाव है, वहाँ से भी कटाव से कुछ पीड़ित हैं, और उसके गंगा के समीपवर्ती जो भी हैं तो मैक्सिमम एफर्ट्स वहाँ पर कटाव से ज़्यादा प्रभावित नहीं, लेकिन फिर भी कटाव है। लेकिन वहाँ पर जो पूर्व के स्थानीय प्रतिनिधि थे उन्होंने कुछ काम किया है जिसके चलते उस कटाव से अभी तक गाँव सुरक्षित है। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो तो कटाव तो आज से नहीं हो रहा है, आज बरसों से हो रहा है, सालों साल होते ही जा रहा है। विधायक बनते हैं, हारते हैं, अस्थाई इनका जो है एक प्रबंध होनी चाहिए, ये कैसे होंगे? यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, समुचित रूप से जो एफर्ट्स लग रहा है, लेकिन जिस दिशा में होना चाहिए, कहावत है कि लक्ष्य के बिना अगर आप कहीं भी लक्ष्य अनुसंधान करते हैं तो वो उससे आपको प्राप्ति कुछ नहीं होता है, मिलना है। जैसे नदियों का, अगर हमारे पास नदी की धाराएं से अगर मेरा बहाव है, कटाव है, तो निश्चित तौर पे पहले जो मुद्दा है उसको देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ ज्वलंत मुद्दा है नदियों के धारा को दिशा देना। अगर आप उनके दोनों तट को अगर मजबूत कर दें, उसका सही रूप से रख रखाव करें, उनका प्रबंधन करें, सही प्रबंधन हो, तो ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है आज के समय में, कटाव के नाम पर सुनियोजित भ्रष्टाचार है, ये इससे कम से कम पब्लिक को निजात मिलेगा। लेकिन ये ऊपर से ही सरकार की इस पे कोई मंशा नहीं है। आप देखेंगे कि नदियों के जलस्तर में कैसे नियंत्रण किया जाए या उसकी नदियों की नीति पर अभी तक सरकार का कोई ठोस पहल नहीं है, जिसके चलते कभी जो है नदी इधर काटती है, कभी नदी उधर काटती है, और उससे क्या हो रहा है, खेती के लायक भी जमीन कट रही है और उससे किसान प्रभावित हो रहे हैं। और जब किसान प्रभावित हो रहे हैं तो हमारा जीडीपी प्रभावित हो रहा है, और ग्रॉस जैसे ही हमारा जीडीपी प्रभावित हो जाता है तो जनमानस पे महंगाई का मार वो झेलना हमारी दैनिक दिनचर्या में आ जाती है। तो इसलिए सबसे बड़ा बात है कि देखिएगा, सरकार ठोस पहल, ठोस नीति के साथ कोई काम नहीं कर रही है, सरकार इस पे विफल है। देखिए, ये जो बिहपुर के में जो है बाढ़ पीड़ित की समस्या पर मैंने चर्चा किया, अब चर्चा होगा बिहपुर में विधायक को लेकर। काहे कि एक विधायक जी है, उनसे अभी तक नहीं हुआ है, अब कैसे होंगे, अब ये कौन कर सकता है, किस पार्टी के लोग कर सकता है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हमारे बिहार में एक प्रशांत किशोर जी है, साल भर वो गांव-गांव, शहर जाकर, मोहल्ले में जाकर उन लोगों से बात किया कि आप अपने हक अधिकार के लड़िए, बच्चे के लिए लड़िए, ना कि जाति के नाम पर वोट दीजिए। और अभी 2 अक्टूबर की उनका जो है जन स्वराज पार्टी के नाम से एक उसने पार्टी भी बनाया। अभी उपचुनाव में उनकी कुछ पार्टी के नाम भी और प्रत्याशी के नाम भी तय हो गए हैं। अब 2024 या 25 के चुनाव में जो है वो पूरे बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब प्रशांत किशोर जी का ये सोच क्या बिहार को सच में बदलेंगे? क्या बिहपुर का भी विकास प्रशांत किशोर जी करेंगे? क्या कहिएगा सर? देखिए, प्रश्न आपने कहा है, पहले जन स्वराज पर आप आ गए, बिहपुर विधानसभा से आप जन स्वराज पे आ गए। देखिए, एक्चुअली क्या है, प्रशांत जी की जो विचारधारा है, जो सोच है, उन्होंने थोपने का कार्य नहीं किया है, वो समाज पे छोड़ा है। और जो समाज कह रहा है, यानी जनमानस जो चीज़ को उठा रहे हैं, जनमानस जो चीज़ कह रहे हैं, उस पर वो अपनी राय रख रहे हैं। रही पहले तो एक जन स्वराज एक मुहिम थी, लेकिन 2 अक्टूबर के बाद से वो विधिवत रूप से पार्टी की घोषणा हो गई है। पार्टी की घोषणा होते और उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में जितने भी जन स्वराजी हैं सबको कहा कि आप अब आने वाले समय में 2024 से ही तैयारी कीजिए, 2025 को बाद में रहने दीजिए। तो अभी जैसे अभी देख रहे होंगे, अभी 4 सीट पे चुनाव होना है, इमामगंज, रामपुर, ठीक है, तरारी, और इन जो 4 सीटें हैं इसमें से एक अभी कैंडिडेट की घोषणा उन्होंने की है। और वैसे कैंडिडेट की घोषणा की है उनमें उतनी विद्वता और पात्रता है जिसकी कोई सीमा को लांघना, सरल बात ऐसे समझिए वो मील का पत्थर है।
तो एक बहुत बड़ा लाइन उन्होंने खींच दिया है। उसके समानांतर कोई लाइन खींच दे ऐसा मुझे नहीं लगता है। हालांकि अभी घोषणा नहीं हुई है कि कौन से पार्टी के कौन से कैंडिडेट्स होंगे इन सारे चारों जगहों पे, लेकिन तरारी में जो उन्होंने दिया है, अभी तक बिहार से मात्र 2 ही व्यक्ति उस पद को सुशोभित कर चुके हैं। उसमें से जो दिए हैं उन्होंने, जो कैंडिडेट्स का नाम उन्होंने रखा है वो SK सिंह है, यानी कि वो दूसरे व्यक्ति हैं। इसके पहले एक व्यक्ति थे, वो भी SK सिंह ही थे। ये सिन्हा और सिंह का डिफरेंस है सिर्फ। तो जितनी बड़ी लकीर उन्होंने खींची है, और उनका एक ही मानक है कि जिस भी समाज से जो भी व्यक्तित्व हम लाएंगे, जो व्यक्ति लाएंगे, वो उस समाज के सबसे बेहतरीन व्यक्ति होंगे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा लकीर खींचा है। अब देखना है कि जो भी उस समकक्ष के जो भी प्रत्याशी कौन कौन पार्टियां लाती हैं, ये देखने का विषय है। प्रशांत किशोर पर ही हम लोग अभी चर्चा करेंगे। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं, नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं, और प्रशांत किशोर सब लोगों के साथ में भी उसने काम भी किया है। तो प्रशांत किशोर जो है बिहार बदलने को लेकर निकले हैं, तो क्या 2025 में प्रशांत किशोर बिहार को बदल पाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पर आपका प्रश्न बड़ा ही बिंदुवार है और इसको समझना पड़ेगा। आपने जो प्रश्न किया इसमें 3 प्रश्न है। एक तो पहले उनका राजनीतिक कार्यकाल है, दूसरा कार्य है व्यावसायिक कार्यकाल, आपने उसकी भी चर्चा कर दी है। तो और उसके बाद कहे संगठनात्मक सबों के साथ उन्होंने कार्य किया है। देखिए, सत्ता में जो रहते हैं प्रश्न उनसे किया जाता है, ठीक है, क्योंकि सत्ता में जो है वही ना बताएंगे कि हमने क्या कार्य किया और क्यों नहीं, क्या कार्य नहीं किया और क्यों नहीं कर पाया। तो ये तो स्पष्टीकरण उनको पूछना ही पड़ेगा, ये जनता पूछती ही है। अब रही बात कि तेजस्वी जी पे, आपने कहा कि तेजस्वी जी पे आक्रमण करते हैं। देखिए, तेजस्वी जी भी सत्ता में रहे हैं, चाहे 17 महीने के लिए ही क्यों नहीं रहे। अभी जस्ट उस पर चर्चा हो रही है 17 महीने का कार्यकाल पे। तो निश्चित तौर पे अगर श्रेय अगर वो लेंगे तो निश्चित तौर पे अगर ताली आपका तो गाली भी आपका। अगर सराहना किसी चीज का कीजिएगा तो आलोचना भी आपको झेलना पड़ेगा। तो 17 महीने का कार्यकाल है और उसके पहले कार्यकाल में भी ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे तो दोनों गठबंधन, चाहे NDA का गठबंधन हो चाहे UPA का गठबंधन हो, तो दोनों गठबंधन बिहार के में सत्ता में सब दोनों गठबंधन रही है। और ये जो 30 वर्ष का कार्यकाल है उसमें चाहे UPA के घटक हो कि NDA के घटक हो, दोनों ने लगभग रूप से समान रूप से दोनों ने कार्य किया। तो दोनों कार्य में अगर वो आए हैं तो निश्चित तौर पे जो नहीं उसमें है तो वो उनकी आलोचना तो करेंगे। और प्रशांत जी ने ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने कहा है, ये स्पष्ट शब्दों में कहा है और पूरे मीडिया कवरेज के साथ कहा है कि तेजस्वी जी या लालू जी ये परिवार है, ये यादव जाति की राजनीति अगर करते तो यादव समुदाय में जो सबसे बेहतर कैंडिडेट होते उनको प्रधानमंत्री या खुद बनाने की बात कर नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि वो बिहार के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपके अब घोषणा के बाद भी हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने तो साफ चुनौती दिया है, अगर उसमें दम है तो उस बात को साबित करें, और अगर ये नहीं करते हैं तो ये डिफॉल्टर होंगे। प्रशांत जी, उन्होंने रखा है कि यादव समुदाय के जो सबसे अच्छे व्यक्ति हैं अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए तो मुझे या किसी भी समाज को कोई गुरेज नहीं है। मतलब तेजस्वी यादव को छोड़कर? हाँ, ऐसा नहीं, मैंने क्या कहा, तेजस्वी यादव अगर उस मानक पे सबसे बेहतर ऑप्शन है, अगर आपके कथना हिसाब से तेजस्वी यादव जी अगर बिहार के सबसे उज्जवल बेहतर भविष्य हैं तो तेजस्वी यादव और उनसे बेहतर हो तो उनकी चर्चा वो कर रहे हैं। अगर आप लग रहा है कि तेजस्वी जी सबसे बेहतर वही है, वैसी बात तो कोई समाज नहीं मान रहा है, क्योंकि अगर मानता रहता तो हमको लगता है कि तेजस्वी यादव जी का जो कार्यकाल रहा है, चुनावी कार्यकाल, राजनीतिक जो उनका भविष्य रहा है, उसमें से आप देखिए वो तो मैदान में आए ही हैं। अभी जस्ट लोकसभा की चुनाव हुई है, लोकसभा के चुनाव में उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है वो तो जनता सब देख रही है उस चीज़ को। तो जो भी बातें घटित हो रही है वो समाज उसको देख रही है, और ऐसा नहीं है कि यादव समाज में तेजस्वी यादव जी ही सबसे उपयुक्त है। उनके पास एक ही चीज़ सबसे बड़ा चीज़ है कि वो लालू जी के लड़के हैं, लालू जी के घर में उनका जन्म हुआ है और लालू जी का विरासत उनको मिला है, और उनके बाद अगर कोई पात्रता है तो निश्चित तौर पे उनमें अगर टैलेंट हो तो
निश्चित तौर पे उनकी सराहना की जाए। अगर उनमें टैलेंट नहीं है तो उन्हीं को क्यों दिया जाए जिम्मेवारी, और कोई यादव समाज की क्यों नहीं प्रतिनिधित्व करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। प्रशांत जी का यही कहना है कि जो हर एक समाज में अच्छे व्यक्ति होते हैं और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको चुन करके लाइए और उनको समाज के उत्थान में उनको आगे बढ़ाइए। यही प्रशांत जी का मुख्य ध्येय है। चाहे किसी भी जाति में, अभी जैसे देखिएगा जन स्वराज के जो भी अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं मनोज भारती, वो किस समाज से हैं? ठीक है, दलित समाज से हैं, लेकिन दलित समाज में भी अच्छे व्यक्ति हैं, ये दिखाना जरूरी है। दलित की सिर्फ राजनीति करना और दलित समाज में अच्छे व्यक्ति को आगे नहीं लाना, यानी निश्चित तौर पे आप कहीं ना कहीं उनका दमन शोषण कर रहे हैं अभी तक भी। ये तो पहली बार नहीं है सर, लालू यादव के पार्टी में भी बहुत सारे दलितों को अध्यक्ष बनाया गया है। आप देख लीजिए ना इसको, आप अगर उस कसौटी पे उसको अगर देखेंगे तो मनोज भारती जैसे व्यक्ति को कौन जानता था बिहार में? कोई नहीं। और उस कसौटी पर अगर उनको आप देखिए तो उनके पास जो पात्रता है, अभी जैसे अभी तरारी से जो कैंडिडेट लाए हैं उनकी पात्रता आप देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि उस समाज में व्यक्ति नहीं है, समाज में तो व्यक्ति, लेकिन उसमें से जो बेहतर व्यक्ति हो सकते हैं, निश्चित तौर पे कैंडिडेट बनाने का काम क्या, अब रही निर्णय जनता को लेना है कि भाई हमें किनका चयन करना है और किस आधार पे चयन करना, ये जनता का विशेषाधिकार है। चलिए देखिए, हम जो है जनस्वराज के विषय पे हम चर्चा किए हैं। अब जो है हर एक पार्टी जो है एक अपना अपना एजेंडा बनाता है। अभी तेजस्वी यादव जनसंवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ता जनसंवाद है। बीजेपी में जो है हिंदुत्व स्वाभिमान यात्रा बिहार में जो है गिरिराज सिंह निकले हुए हैं, आज भागलपुर देते हुए सीमांचल में वो जाएंगे। और बिहपुर के विधायक जी हैं, भाजपा के विधायक हैं, और वो कहते हैं कि हिंदू बनिए, अगर हिंदू नहीं बनिएगा, बटिएगा तो कटिएगा। और जनस्वराज का क्या मुद्दा होगा सर जी? मैंने देखिए ये सोचनीय विषय है। एक तरफ विकास है, अगर विकास सही रूप से, अगर बिहपुर का विकास सर्वांगीण विकास हो गया रहता तो निश्चित तौर पे बटने और कटने पे राजनीति नहीं आती। और ये सीमांचल गिरिराज जी केंद्र में मंत्री हैं और बेगूसराय को रिप्रेजेंट करते हैं, तो निश्चित तौर पे पहले तो उनको अपने क्षेत्र से शुरुआत करनी चाहिए थी, क्योंकि हिंदुत्व की बात है तो पहले तो निश्चित तौर पे जिस क्षेत्र से जो प्रतिनिधि आते हैं, कहीं भी कोई काम करता है आप देखे होइएगा तो पहले वो अपने घर से शुरुआत करते हैं। तो ऐसा तो नहीं दिखा कि बेगूसराय से उन्होंने उसकी नींव रखी, वो भागलपुर से नींव रखे। और निश्चित तौर पे भागलपुर, ये खगड़िया और भागलपुर का बॉर्डर एरिया है, तो हमको लगता है बिहपुर विधानसभा उसका पहला क्षेत्र है, तो बिहपुर से उन्होंने इस बात की शुरुआत रखी है। विधायक जी ने कहा कि बटिएगा तो कटिएगा, और भी बातें बहुत बोल रहे हैं, तो ये तो उनसे पूछना पड़ेगा कि उनकी क्या मंशा है। विकासवाद, आखिर भाजपा के लोग क्यों बोल रहे हैं कि हिंदू बनिए, नहीं बनिएगा तो कटिएगा? निश्चित तौर पे देखिए, अगर मुद्दा नहीं है तो मुद्दा को डाइवर्ट किया जाता है, ये वो बेहतर से जानते हैं। ठीक है, आपको मुद्दा पर नहीं आने देने के लिए वो इस तरह की बातें रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिहपुर जो आज के समय में जो बिहपुर की जनता सोच रखती है वो इस तथ्य पे रखती है, और क्या हमको लगता है कि और जो भी आदमी है वो हिंदू नहीं है, ऐसी बातें तो नहीं है। तो ये सिर्फ उनका सोचा समझा एक तरह से सुनियोजित समझिए एक सिस्टम है जिस पर वो कार्य कर रहे हैं। भाजपा किस मुद्दे पर बात करेगी, उनका बेस लाइन ही यही है। अगर आप उसको देखिएगा, हम लोग का जो सोच है, हम लोग सबकी बात करते हैं और समाज में हर एक समाज की बात करते हैं जो पिछड़ा है, दबा हुआ है, शोषित है, वंचित है, हम लोग सबकी बात करते हैं और सबकी बात करते हुए सबको साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं। अच्छा, जनस्वराज का क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, जनस्वराज तो स्पष्ट शब्दों में जनस्वराजी जितने भी हैं या जनस्वराज का जो मुहिम है, आप आज के समय में यूथ में देख रहे होइएगा, प्रशांत किशोर जी या उनकी जो सारी टीमें हैं वो क्या काम कर रही है, वो क्या कह रही है, जो भी तथ्य उन्होंने रखा है, जो भी प्रसंग उन्होंने कहा है, उसको अगर कोई भी किसी बिंदु से काट दे तो मैं समझूं उन्होंने सबसे पहला मुद्दा रखा है, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा पलायन है, तीसरा मुद्दा है शैक्षणिक नीति में सुधार, शिक्षा के स्तर में सुधार, बेरोजगारी में रोजगार का सृजन, और हमारे जो वृद्धजन हैं जिनकी उम्र अब केयर की हो गई है, जिन 60 वर्ष से ऊपर जब पेंशनर हो गए, उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, उसकी चर्चा वो कर रहे हैं। तो प्रशांत जी जैसे बहुत अभी देखिएगा मीडिया में अभी चल रहा है एक शराब बंदी, ठीक है, निश्चित तौर पे अभी भी आप देखिए मीडिया का सबसे बड़ा मीडिया का कवरेज शराब ही है। अगर शराब रहता कि भाई अगर शराब बंदी रहती तो वहाँ पर शराब से अभी मौतें तो नहीं हो रही।
मीडिया के द्वारा जो है घोषित हो गया है कि इतने व्यक्ति 9 से ज़्यादा व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है जहरीली शराब पीने से। तो निश्चित तौर पे जान लीजिए शराबबंदी जो है उसमें संशोधन और सुधार की आवश्यकता है। शराबबंदी अगर मुद्दा है तो शराबबंदी को सही रूप से कार्यान्वित क्यों नहीं किया जा रहा है, और शराब बन कहाँ रहा है। और जिस एनडीए गठबंधन में अभी सरकार है बिहार की, हमको तो लगता है कि जब मैक्सिमम शराब का प्रोडक्शन उन्हीं के कार्यकाल में हो रहा है, उन्हीं के क्षेत्र में हो रहा है। और बिहार और झारखंड और हमारा पड़ोसी राज्य यहाँ पर यूपी है, और इधर झारखंड है, और इधर बंगाल है, हमारा तीनों जगह से जुड़ा हुआ हमारा बॉर्डर है। और कहीं पर शराब प्रतिबंधित नहीं है, कहीं शराब प्रतिबंधित है। किशोर की सरकार अगर बनता है तो कहते हैं हम शराब चालू कर देंगे। देखिए उन्होंने कहा है, उनका तथ्य साफ, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर सरकार, मैंने सर्वे कराया है और किसी भी बिंदु से मुझे नहीं लगता है कि शराब के कारण राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, और वैसे नशा का चलन आ गया है जो सोच से परे था। तो इसीलिए शराबबंदी से राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, जिसके चलते हमारा मेन जो एक्सट्रीम लाइन है, मेरा जो प्रशासनिक व्यवस्था है सारा उसी पे डिप्लॉय है, तो उसके चलते लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब चल रही है, चरमरा सी गई है। तो उसमें शराबबंदी को सुनियोजित सुदृढ़ किया जाएगा, प्रखंड स्तर पर एक दुकान रखी जाएगी, और आने वाले समय में फिर अगर लगेगा प्रासंगिकता तो फिर अनुमंडल लेवल पर जाएंगे, क्योंकि कि जो पीने वाले हैं वो पी ही रहे हैं और सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, और इसलिए जो उससे राजस्व है वो शिक्षा पर उनको लगाने का उनका मोटिव है। और उन्होंने सर्वे करके हर एक व्यक्ति 2 लाख के क्राउड में ये बात पे सहमति बनाई, उन्होंने रखी, और 2 लाख व्यक्ति ने वहां पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि शराबबंदी से जो है क्या नुकसान है और क्या फायदा है। तो उन्होंने कहा है तो वो करेंगे। 2025 में जो है पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो कुछ ना सरगर्मी हो रहा होगा बिल्कुल में भी कि कौन प्रत्याशी किसका नाम चर्चा में है, लेकिन भले अभी खुल के नहीं बोल रहा है लेकिन कुछ तो चर्चा होगा सर। देखिए विधानसभा चुनाव 243 सीट पे प्रशांत किशोर जी लड़ेंगे। ऐसे तो हम जनस्वराज के प्रवक्ता तो नहीं है, जनस्वराज परिवार से जुड़े हुए अभी तत्काल रिसेंट हमारा जुड़ाव हुआ है, और कोई भी जनस्वराजी ही लड़ेंगे, चाहे वो बिहपुर विधानसभा हो कि बिहार की 243 सीटों पे होगी। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि आप ही, वो तो दायित्व यहाँ पर देखिए, जनस्वराज में एक लोकतंत्र है, जनता निर्णय करेगी कि किनको चुनाव लड़ना है। तो जनता जिनको चुनाव लड़ाएगी वो लड़ेंगे, उसमें हो सकता है हम भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई और भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो भी लड़ेगा वो जनस्वराजी लड़ेगा, कहीं एडहॉक पर कोई नहीं, बाहर से परचेज होकर के कोई नहीं आएगा। चलिए हम लोग ठीक है मान लेते हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं जनस्वराज से, मान लिया है, लेकिन आप नहीं लड़ रहे हैं, अलग बात है सर जी। लेकिन अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आप बिहपुर से भी है, और बिहपुर को अच्छी तरह सर जी आप समझ भी रहे हैं, तो बिहपुर का विकास किस तरह से जनस्वराज करेंगे? अभी आप देखेंगे, अभी तो हमको लग रहा है कि पूर्व में एक हमारे सांसद बुलोमंडल, शैलेश कुमार बुलोमंडल जी थे, उनके राजद से जैसे उन्होंने अपनी मोहभंग की, उन्होंने जदयू की सदस्यता उन्होंने ली, तो एक बाढ़ सा आ गया है महागठबंधन में। अब देखिएगा कुछ ऐसे व्यक्ति हैं वो वैसे प्रसंग पर तथ्य रख रहे हैं, मुझे लगता है कि हास्य है कि व्यंग है, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि राज्य की सरकार की और पंचायत की व्यवस्था, सबकी अपनी अपनी एक गरिमा है, सबका अपना कार्य क्षेत्र है और सबका अपना दायरा है। और कोई व्यक्ति आके कह रहे हैं कि सेना में हम बहाली बिहार से कर देंगे, तो ये बिहार के परिसीमन में ही नहीं आता है, सबका अपना क्षेत्र है कि सेना की बहाली वो केंद्र के स्तर से होती है, न कि राज्य सरकार सेना की बहाली करती है, ठीक है। राज्य सरकार अपने जो रक्षा प्रणाली में जैसे बिहार बीएमपी है उसकी बहाली करती है, न कि केंद्र की एजेंसियां की बहाली राज्य सरकार करती है। तो हमको लगता है कि तथ्य विहीन, तर्क विहीन बात रख करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है बिहपुर में। और जो बिहपुर के बारे में कुछ जानते नहीं है, जो बिहपुर को मानते नहीं है, जो उनकी वो मातृभूमि बिहपुर रही नहीं है, वो बिहपुर के बारे में क्या जानेंगे। तो बिहपुर, सबसे बड़ी बात है कि बिहपुर 37 पंचायतों का क्षेत्र है, यहाँ पर 37 पंचायत विधानसभा है, और बिहपुर की जो भौगोलिक स्थितियां हैं और जो बिहपुर का स्वरूप है, पहले उसको समझना होगा। और बड़े कुछ भी जो है आदमी बोल जा रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसी बातें नहीं है। जो जनमानस की बातें हैं, जो जनमानस का मुद्दा है, यहाँ पर पलायन मुद्दा है निश्चित तौर पे, यहाँ कटाव मुद्दा है निश्चित तौर पे, यहाँ पर कृषि आधारित जो रूपरेखा होनी चाहिए, किसानों को जो समर्थन सहयोग मिलना चाहिए, ये एक मुद्दा है। यहाँ पर बिस्कोमान, हमारे बिहपुर को देख लीजिए, बिस्कोमान बंद पड़ा हुआ है, पीएचडी का ऑफिस बंद पड़ा हुआ है, नलकूप जल संसाधन विभाग का ऑफिस बंद पड़ा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ पर आप देखिए कि
से अब भागलपुर को चला गया है। अभी देखिएगा सुपर स्पेशलिटी वार्ड का यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए जगत प्रकाश नड्डा जी आए थे। यहाँ पर हमारे स्थानीय भी कुछ प्रतिनिधि कहीं कहीं शिलान्यास और उसका आपको शिलान्यास नहीं मैंने उद्घाटन में दिखे होंगे, लेकिन आप देखिएगा कि धरातल पर वहाँ पर सुविधाएं जनता को क्या मिल रहा है। आप जाइएगा तो वहाँ पर सिर्फ भवन आपको देखने को मिलेगा, मूलभूत आधारभूत संरचना के अलावे भी जो आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो जनता को नहीं मिल रही है। ये सोचनीय विषय है। हमारे बिहपुर स्वास्थ्य केंद्र, आप खरीक स्वास्थ्य केंद्र की बात ले लीजिए, नारायणपुर स्वास्थ्य केंद्र की ले लीजिए, आप ट्रांसपोर्टेशन मैंने समझिए कि एम्बुलेंस तक का अभाव है, ये किनका देखने का विषय है। तो ये मुद्दा है। आप देखिएगा गायनो कहीं भी डॉक्टर नहीं है पद नियुक्त, ये मुद्दा है। स्नेक बाइट से अगर कोई आदमी अगर पीड़ित हो जाते हैं, स्नेक अगर सांप सर्पदंश हो गया तो उनको बचाना, ये मुद्दा है। तो निश्चित तौर पे बिहपुर, खरीक, नारायणपुर में जो है कम से कम इस तीनों प्रखंड को देख लिया जाए तो यहाँ पर एक कम से कम रेफरल अच्छी व्यवस्था का एक हॉस्पिटल होना चाहिए, जिससे कि आम जनमानस के ख्याल रखने के लिए और उनका जान बचाया जा सके ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था कम से कम ये होनी चाहिए। बिहपुर विधानसभा के विधायक को कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो विकास पुरुष है, नहीं खूब विकास का बार ला दिया है बिहपुर में। हो सकता है कि नहीं, हो सकता है उनको लगता होगा, व्यक्तिगत कुछ भावना से उनको लगता होगा, लेकिन मुद्दे पर अगर आप देखिए तो मैं तो मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मुद्दे को अगर आप देखिए, बिहपुर कराता हुआ बिहपुर है, बाढ़ से कटाव से पीड़ित बिहपुर है, बिहपुर की जो स्थिति बन गई है, लाचार बिहपुर है, बेबस बिहपुर हमें नजर आ रहा है। हो सकता है उनको नजर आता हो। ये तो सर्वे करिएगा जनमानस में बिहपुर की क्या स्थिति है। आप किसी को पूछिए कि क्या भाई आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही है क्या, और अगर अच्छी शिक्षा मिल रही है तो उनको फिर आगे पदोन्नति के लिए आगे उनको उनके हाथ को रोजगार स्वरोजगार से उनको क्या मिला, सरकार ने उनको कहाँ कहाँ नियुक्ति दी। तो ये बातें आप जब जनमानस में आज समय में युवा को देखिएगा तो युवा अपने आप को असहज और लाचार महसूस कर रहा है। सरकारें आ रही हैं, सरकारें जा रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय में भी बिहार से बिहारियत की बात कर रहा हूं मैं, कि अभी भी 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और कोरोना का जो काल था उन्होंने दिखा दिया है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है। ठीक है, तो ये चीज़ सोचनीय विषय है। और एक सवाल आ गया है जी कि बिहपुर का स्वास्थ्य केंद्र भवन में दरार आ गया है और खेल स्टेडियम भी जो है 10 साल के अंदर में जर्जर हो गया है। नहीं, ये मैं आपको, मेरे बारे में उतनी जानकारी शायद नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं 98 से 98 ईस्वी से बिहपुर का प्रतिनिधित्व खेल के रूप से कर रहा हूँ। ठीक है, और खेल मैदान से निश्चित तौर पे मैं जुड़ा हुआ हूँ और मेरी पहचान भी उसी से। अगर मैं खेल से नहीं जुड़ा रहता तो मुझे बहुत चंद आदमी गिनते जानते, लेकिन आज मेरी जो भी पहचान है उसका प्रमुख कारण खेल ही है। और आपने खेल मैदान की चर्चा कर दी है। बिहपुर का जो प्रखंड मैदान है और बिहपुर का जो खेल का इतिहास रहा है, यहाँ पर बहुत सारे खेल की प्रतिभा, अच्छी प्रतिभा है, लेकिन उसका सम्मान अभी तक बिहपुर, हमको लगता है बिहपुर में कितने स्टेडियम है आपने कहीं देखा है? ठीक है, बिहपुर में कागज पर एक स्टेडियम है जो कि प्रखंड मैदान के नाम से है, लेकिन हकीकत में वो नहीं है। जबकि हर एक जगह मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हर एक प्रखंड मुख्यालय में एक स्टेडियम होना है, लेकिन आपको कहीं भी कागज पे एक बिहपुर का दिख रहा है जो देखिएगा जीर्णशीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है। तो हम जिला परिषद हमारे ही क्षेत्र में आता है तो उसकी एक योजना भी लिखे हैं, और ऐसा देखिए महज संजोग है कि उसका एनओसी भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं एनओसी मिल रहा है भैया? तो वो एनओसी जिस जगह का प्रांगण से जिस मैदान है वो आपको आईओसी का है एरिया, उसमें आईओसी का पाइपलाइन जा रहा है, तो वो आपको एनओसी देगा नहीं उस मैदान के जीर्णोद्धार के लिए। ठीक है, तो सिर्फ एक कागज पर मैदान है, हकीकत में अभी तक बिहपुर या खरीक, नारायणपुर में कहीं पर मैदान है ही नहीं। देखिए, अब रही आप स्वास्थ्य केंद्र की बात अपनी रखी है, तो स्वास्थ्य केंद्र गुणवत्ता, हम कहते हैं कि कोई भी जो निर्माण एजेंसियां हैं, चाहे राज्य सरकार स्तर पे हो, केंद्र स्तर पे हो, हर एक एजेंसियां क्वालिटी कंट्रोल अपनी टीम रखती है। ठीक है, तो ये तो सरकार से पूछने का विषय है कि आपने अगर क्वालिटी कंट्रोल चेक किया तो वो बिल्डिंग में दरार कैसे आ गई? 10 साल का कार्यकाल भी नहीं पूरा किया और बिल्डिंग लग रहा है कि 100 वर्ष का हो गया है। ये तो निश्चित तौर पे मुद्दा है, आप उसको देखिए, कवर कीजिए। हम लोग तो उसको जिला के सदन में उस बात रखे हैं, और जिला के सदन में जब हमने बात रखी है तो वहाँ पर इस बात के लिए हम कहे हैं कि भैया निश्चित तौर पर आधारभूत संरचना को तत्काल प्रभाव से देखा जाए, नहीं तो कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। बिहपुर के मुद्दे पर भी चर्चा किया हूँ, जनस्वराज को लेकर भी चर्चा क्यों, मैं हर मुद्दे पर चर्चा किया हूँ, लेकिन चंदन जी का जो है माता जी जिला परिषद है। अब जिला परिषद रहते हुए अपने कार्यकाल में जनता के लिए क्या क्या किया है, काहे कि आने वाले भविष्य में जो है कोई और ख्वाहिश होंगे, अगर जहाँ सेवा किए होंगे तो कुछ ना कुछ और बेहतर करेंगे, लोग इनको चाहेंगे भी।
तो सर आपकी माताजी कहते हैं, सुनने जा रहा है कि जिला परिषद, तो वो क्षेत्र में ऐसा क्या काम किया है जो कुछ लोगों को दिखे बेहतर किया होगा? नहीं, देखिए एक्चुअली आपने जो बात रखी है ये तो जिला परिषद कार्यकाल के बाद की बात कर रहे हैं। जिला परिषद जब नहीं भी थी उस समय भी समाज को उन्होंने कुछ देने का कार्य किया है। महिलाओं के अधिकार की चर्चा की है उन्होंने, महिलाओं को आगे रास्ता दिखाने का कार्य किया है। आज के समय में महिला को स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य उन्होंने किया है। बहुत सारी महिलाओं को घर से निकाल करके स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया है। तो अपने स्तर से उन्होंने प्रयास किया। लेकिन जिला परिषद के कार्यकाल में, ठीक है, वो शिक्षा विभाग की अध्यक्ष रही हैं और अभी हैं भी वर्तमान में। तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। 83 शिक्षक की बहाली उनके द्वारा हुआ है और लगभग 36 आश्रित की बहाली जो 2008 से लंबित था उस मामले का भी निष्पादन उन्होंने किया है। जो भी दायित्व उनको मिला है और क्षेत्र की जो भी समस्या है अपने जिला के सदन में उन्होंने अपनी बात को रखी है। और जैसे स्वास्थ्य का मुद्दा हो गया हो, जैसे बेहपुर में हम आप पाएंगे हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र था लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने 2 एम्बुलेंस जिला से जो है 2 एम्बुलेंस लाने का कार्य किया। जो भी क्षेत्र में गायनों की व्यवस्था, डॉक्टर की डिप्लॉयमेंट की बात हो उसमें मुद्दा उन्होंने उठाया है। तो बिजली के संबंधित जो भी मुद्दा है, बिजली कैसे सही रूप से समय पे मिले सबको, ये भी मुद्दा उन्होंने मुख्य रूप से पहले ऑफिशियल आप पाएंगे कि पहले हमारे यहाँ जो भी अनुश्रवण समितियाँ होती थी उसमें बैठक होती थी, अनुमंडलाधिकारी उसमें बैठते थे और अनुमंडलाधिकारी से जो है उन्होंने बहुत सारी रूपरेखाओं पे काम करके, जैसे आप देखे होंगे पहले आरटीपीएस में, अभी भी आरटीपीएस में जाते हैं लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए, तो 8 दिनों में उन्होंने राशन कार्ड घर कैसे पहुँचे उसकी भी सुनिश्चित व्यवस्था जो करवाई है। तो काम जन सरोकार से उन्होंने किया है। और उसके बाद हर एक का अपना अपना निधि है, तो वो तो 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद पता चलेगा कि टोटल काम उन्होंने किया है। आप जिस जगह पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं इस जगहों को भी उन्होंने संवारने का काम किया है। तो क्षेत्र में जो पहले जनमानस की बातें हैं उसको सिस्टम से पहले काम करने का प्रयास उन्होंने किया है। अब धरातल पे जो सरकार के द्वारा हमें फंड मिलता है, ठीक है, तो उसका जो यूटिलाइजेशन है वो तो 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद हम उसका स्पष्टीकरण देंगे और बताएंगे कि हमने क्या क्या किया है, हमारी क्या समस्या है। स्मार्ट मीटर को लेकर जो है लोग परेशान है। 500 रुपया डलाता है, महीना भी नहीं चलता है, ख़त्म हो जाता है। इसको कैसे नहीं देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है सर, श्रीमान पाएंगे तो ये बिहार की समस्या है, ये बिहपुर की समस्या नहीं है, ये बिहार सरकार की समस्या है। हमारे जो विजेंद्र जी मंत्री हैं और विजेंद्र जी मंत्री रहते हुए और जो उनका टोन है ये लोकतंत्र है, वो कहीं से लोकतंत्र की परिभाषा उन्होंने नहीं दी है। उन्होंने जो बात रखी है कि बिजली काट दो, अगर आप किसी को कंज्यूमर बना रहे हैं तो कंज्यूमर एक्ट के तहत आप देखिए तो उसका एक अपना संविधान है, उसका अपना एक अधिकार है कि आप उनके अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अभी डिजिटल मीटर पर आपने प्रकाश डाला है कि डिजिटल मीटर लगाना बाध्यता है, तो कंज्यूमर एक्ट में ऐसा नहीं है। आप कंज्यूमर एक्ट पढ़ लीजिए तो उसमें है कि अगर आप कहीं से डिफॉल्टर नहीं है, हाँ आपके यहाँ बकाया है तो आप बिजली काट सकते हैं, आप कहीं चोरी में हैं तो आप बिजली काट सकते हैं। लेकिन अगर कंज्यूमर समय से अपना भुगतान कर रहे हैं और समय से अपनी बातें, तो मीटर तो मानक, चाहे वोल्ट, हर एक चीज़ को नापने की एक इकाई होती है, उसी तरह वोल्ट को नापने की इकाई है। तो पहले यही था कि किसी के पास, जैसे पहले कीपैड का मोबाइल था, आज स्मार्टफोन हो गया, तो बहुतों के पास अभी भी स्मार्टफोन नहीं आया है। अभी भी बहुत आदमी है जो स्मार्टफोन क्या कीपैड वाले फ़ोन से भी वंचित है। तो सबकी ध्यान रखनी पड़ेगी। और जिस हिसाब से हमारे में जो राय है कि जिस हिसाब से जहाँ जो कंज्यूमर है, जैसे शहरी क्षेत्र है वहाँ पर कोई इजीली अपना जो है उस तरह से स्मार्ट लोग हैं तो निश्चित तौर पे स्मार्ट मीटर का डिप्लॉयमेंट है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर ये लोकतंत्र में ये बातें होनी चाहिए, उनकी अपनी आज़ादी है, अभिव्यक्ति का ख्याल रखते हुए सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जिनकी जैसी मंशा है, अरे भैया बिजली बिल आपको लेना है, जो उपभोक्ता यूज करेंगे वो पैसा आपको देंगे। आप इस विषय पर चर्चा कीजिए। जबरदस्ती की बात जो है वो निश्चित तौर पे कहीं भी उपभोक्ताओं के अधिकार का हनन है, ठीक है। और आप देख लीजिए कंज्यूमर एक्ट में, बिजली एक्ट में आपका जो है क्वेश्चनार भी देख लीजिए, उसमें से कहीं भी उपभोक्ता को आप बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आपको अमुक मीटर ही लगाना होगा, ठीक है। देखिए, हम जो बिहपुर के हर मुद्दे पर चर्चा किए हैं, राजनीतिक के जो मुद्दे होते हैं, हिंदू मुस्लिम से हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा किया है। ये बिहपुर से है, चंदन जी है और सामाजिक कार्यकर्ता है, लोगों से जुड़े रहते हैं, हर समस्या समाधान देखते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। तो अब इनकी सवाल में और इनका जो जवाब है वो आपको कैसा लगा, कमेंट में जो है आप अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।